हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अभी हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, मॉसफेट की मॉडलिंग करना और मॉसफेट में कैसे वी नॉट अपॉन वी इन निकालेंगे, कॉमन ड्रेन कॉमन सोर्स। एक कॉमन क्वेश्चन मैंने लेके आपको कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का गेन निकालना भी सिखाया था, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का हमने सीखा ही था उसके प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो अब एक मल्टीपल मॉसफेट का क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, जैसे मल्टीपल बीजेटीज का हमने डील किया था वैसे मल्टीपल मॉसफेट का कैसे डील करेंगे उसके बारे में देखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में 2019 जो अभी इसी साल पिछले साल जो गेट का क्वेश्चन आया था मल्टीपल मॉसफेट पे, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और आपको नॉर्मली सॉल्यूशन कहीं अभी उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत टफ क्वेश्चन है, उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा और आपका ब्रेन ड्रिल करा जाएगा उससे और आप उसको समझ के बहुत खुश होने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को मैं डील करूंगा, बहुत ही ब्रेन ड्रिलिंग क्वेश्चन है वो। तो उसके पहले एक मल्टीपल मॉसफेट के क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए उसको लिए मैंने 2016 ईसी ब्रांच में आया एक क्वेश्चन लिया है। बहुत सिंपल और नेटवर्क थ्योरी थोड़ी सी आपकी एफिशिएंट है तो बहुत इजीली आंसर निकाल लेंगे। तो मल्टीपल अगर मॉसफेट्स आते हैं, जैसे मल्टीपल बीजेटी में मैंने बताया था कैसे डील करेंगे, कैसे सारे मॉडल्स को मिक्स करेंगे एक दूसरे के साथ ताकि कन्वीनियंटली आप आंसर निकाल पाओ, वही होता है खेल, है ना। बाकी कोई ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है। तो उसको आप मल्टीपल मॉसफेट्स हैं उनके एसी इक्विवेलेंट को आपस में मिक्स करना और फिर अपने आउटपुट को कन्वीनियंटली निकालना, कैसे किसके फॉर्म में क्या निकालूं ताकि मेरा आंसर इजीली निकल जाए, ये दिमाग आपका काम करना चाहिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे ना। तो ये क्वेश्चन आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और हम सोल्यूशन फिर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगले 10 15 20 मिनट जो भी लगेंगे, है ना, अच्छे से डील करेंगे। इन द सर्किट शोन इन द फिगर the channel length modulation of all the transistors is non-zero, lambda is non-zero। और मैंने बताया था चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर अगर नॉन जीरो है, इसकी आइडियल वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और इसकी आइडियल वैल्यू अगर जीरो है तो जो आपका जो एसी इक्विवेलेंट मॉडल आता है, तो अगर इसकी आइडियल वैल्यू जीरो है तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस आता है ड्रेन और सोर्स के बीच में, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। जो एक आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट आता है एसी इक्विवेलेंट मॉडल हमने बनाया था ना, ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट सोर्स जीएम इंटू वीजीएस के बराबर होता है, और एक सोर्स टर्मिनल होता है, एक ड्रेन टर्मिनल होता है, और एक गेट, और गेट और सोर्स के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, गेट क्योंकि ओपन सर्किटेड होता है, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट मॉडल आता है आइडियल केस में व्हेन लैम्डा इज जीरो, आइडियल वैल्यू लैम्डा की जीरो होती है, और आर नॉट जो एसी पैरामीटर है, एक आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट जो ड्रेन और सोर्स के बीच में आता है एसी इक्विवेलेंट मॉडल में मैंने बताया था, वो डिपेंड करता है इसी लैम्डा जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर है। और ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा, डीसी करंट है ना, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है। और ऑब्वियसली मॉसफेट को सैचुरेशन रीजन में हम यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर, है ना, एज एन एम्पलीफायर। अब अगर यही लैम्डा जीरो हो जाए तो आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, जो कि आइडियल वैल्यू। तो ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होता, ओपन सर्किट है ना, ओपनली दिखाते हैं। और अगर यही नॉन जीरो हो जाए, डीसी करंट कुछ ना कुछ तो फ्लो हो ही रहा होगा क्योंकि सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है, और लैम्डा नॉन जीरो हो जाए तो आर नॉट की एक वैल्यू आ जाएगी। तो आर नॉट की एक वैल्यू आ जाएगी तो एसी इक्विवेलेंट मॉडल जब मॉसफेट का किसी बनाएंगे तो ड्रेन और सोर्स के बीच में एक आउटपुट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे आर नॉट। ये कहां कनेक्ट होता है, हमेशा ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में कनेक्ट होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर लैम्डा इनटू द डीसी ऑपरेटिंग करंट आईडीएस, ठीक है ना। ये बात हमने समझ ली, ठीक है। Also, all the transistors operate in saturation and have negligible body effect. Body effect negligible है, मतलब body effect के टर्म में वो आइडियल है, लेकिन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर के टर्म में वो नॉन आइडियल है, परफेक्टली आइडियल नहीं। आइडियल होता तो लैम्डा जीरो होता, ठीक है ना। इसीलिए आउटपुट रेजिस्टेंस आएगा पिक्चर में इन द एसी इक्विवेलेंट मॉडल, ठीक है। और सारे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है, सैचुरेशन रीजन में ही हम यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर मॉसफेट को, है ना। और एम्पलीफायर की तरह ही एम्पलीफायर का गेन ही पूछा गया। द एसी स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन, स्मॉल सिग्नल क्यों कहा, क्योंकि जितने आप मॉडल्स बनाते हो मॉसफेट के चाहे बीजेटी के, दे ऑल आर वैलिड फॉर स्मॉल एसी सिग्नल, क्योंकि उसी के लिए उनका एक लीनियर रीजन आप सेलेक्ट कर पाते हो। और लीनियर रीजन जब होता है, वो लीनियर रीजन में ऑपरेट करती है डिवाइस, देन ओनली यू कैन यूज इट एज एन एम्पलीफायर। लीनियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए
स्मॉल सिग्नल के लिए सारे मॉडल वैलिड होते हैं। जो आप एसी इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल बनाते हो, दे ऑल मॉडल्स, चाहे वो मॉसफेट के लिए बनाओ चाहे बीजेटी के लिए, सारे मॉडल स्मॉल सिग्नल के लिए ही वैलिड होते हैं, क्योंकि फॉर स्मॉल एसी इनपुट सिग्नल उनका एक लीनियर रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि एक्चुअली में नॉन लीनियर होता है, लेकिन एक स्मॉल पोर्शन लोगे तो वो ऑलमोस्ट लीनियर की तरफ बिहेव करेगा और एम्पलीफायर की कैटेगरी में आ जाएगा, जो आपकी एक मस्ट कंडीशन होती है कि दैट मस्ट बी, डिवाइस मस्ट बी लीनियर, जिसको आप यूज करने जा रहे हो एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, गेन V नॉट अपॉन वीन ऑफ द सर्किट इज, हमें करना है इसका, तो हमें ऐसे इक्विवेलेंट मॉडल हमें ड्रॉ करना है। सिंपली सी बात है, देखो GM1 GM2 GM3 मतलब सबके ट्रांस कंडक्टेंस GM1 GM2 GM3 अलग अलग होंगे। वो डिपेंड करेंगे किससे क्या डीसी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि GM की वैल्यू क्या होती है 2√kn into IDS फॉर n MOSFET, 2√kp into IDS फॉर P MOSFET, है ना। तो हमें Kn Kp की वैल्यू गिवन नहीं है ना, IDS पता है किससे क्या करंट फ्लो हो रही है, तो उनकी ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू वही दे दी है, M1 के लिए GM1, M2 के लिए GM2, M3 के लिए GM3, और आउटपुट रेजिस्टेंस R01 R02 R03 के टर्म में आंसर दिया है। ऑब्वियसली लैम्डा अगर नॉन जीरो है तो आउटपुट रेजिस्टेंस सारे मॉसफेट के एसी इक्विवेलेंट मॉडल में आएगा, M1 के मॉडल में भी R01 आएगा, M2 के एसी इक्विवेलेंट मॉडल में R02 आएगा, इसके मॉडल में R03 आएगा, उसी के टर्म में आंसर गिवन है। तो हमें कोई एसी इक्विवेलेंट मॉडल के पैरामीटर्स हमें जनरल ही लेने हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लेनी है, इसीलिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, एसी इक्विवेलेंट मॉडल हम इस पूरे सर्किट का ड्रॉ करें, वहां से V नॉट अपॉन Vin निकाल लें, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम निकालते हैं। अब देखो, फॉर ड्राइंग द एसी इक्विवेलेंट मॉडल व्हाट, all the DC sources will be replaced by their internal resistances। तो VDD एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है DC, तो वो जीरो रेजिस्टेंस से रिप्लेस होगा, मतलब दिस इज ग्राउंडेड। VG इज ऑल्सो ए DC वोल्टेज सोर्स दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट या जीरो रेजिस्टेंस, मतलब ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां बचा AC सोर्स Vin और AC आउटपुट V0, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करना है मॉडल, तो हम इसका एसी इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करें, इसका सबको मिक्स करें, फिर अपना कैलकुलेशन V नॉट अपॉन Vin निकाल लेते हैं, यही तो करना है। अब मैंने हमेशा कहा था जब भी मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स आए, सबके जो टर्मिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो, है ना, क्योंकि आप जो मॉडलिंग करते हो, नेटवर्क इक्विवेलेंट बनाते हो किसी पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का, तो वो उसके टर्मिनल्स का बनाते हो। जैसे मॉसफेट में ड्रेन, गेट और सोर्स टर्मिनल का इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल बनाते हो, बीजेटी के केस में बेस, कलेक्टर, इमिटर का जो टर्मिनल्स है उनका इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल बनाते हो, और बाकी जो चीजें जहां जहां कनेक्ट है वहां कनेक्ट कर देते हो, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट मॉडल आ जाता है, वहां से कैलकुलेशन करते हो, ठीक है ना। तो यहां भी वही चीज बेटा करते हैं। ये M1 किस टाइप का है, N टाइप का मॉसफेट है, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्टेड करंट दिखाया, और जहां से आउटवर्ड डायरेक्टेड करंट दिखाया है वही क्या हो जाता है, सोर्स इन, तो ये S1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये उसके अपोजिट वाला D1 हो गया, और ये क्या हो गया, इसका गेट G1, ठीक है। इसको आते हैं, ये भी आउटवर्ड डायरेक्टेड करंट शो है, मतलब ये N टाइप मॉसफेट है, और जहां से करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड है वही सोर्स हो गया, M2 का S2 हो गया, उसके अपोजिट वाला ये हो गया, और ये तो गेट है ही। ये देखो करंट इनवर्ड डायरेक्टेड शो की गई है, तो ये P टाइप मॉसफेट है, और जहां से करंट इनवर्ड डायरेक्टेड शो है वही क्या हो जाता है, सोर्स S3, उसके अपोजिट वाला क्या हो गया, D3, और ये क्या हो गया, G3। अब हम सबका इक्विवेलेंट एसी मॉडल बनाते जाते हैं और फिर वहां से कैलकुलेशन कर लेंगे V नॉट अपॉन Vin। तो सबसे पहले मैं किसका बना रहा हूं, इसका, जहां पे इनपुट सोर्स अप्लाइड है, हमेशा उस ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग सबसे पहले किया करो कभी भी, है ना, जब मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स आ जाएं। तो हमेशा हम M1 का बनाते हैं, M1 N टाइप का है, तो ये इसका G1 हो गया, गेट टर्मिनल G1, ये इसका हो गया S1, और आपका ये हो गया D1। तो क्या होता था, ड्रेन से सोर्स की तरफ एक करंट सोर्स होता है, हमेशा ड्रेन से सोर्स की तरफ एक करंट सोर्स होता है, GM इंटू क्या, GM इंटू VGS के बराबर। VGS क्या है, प्लस माइनस, यही हो गया VG1 S1, है ना भाई, N1 के लिए तो VGS VG1 S1, तो GM इंटू VG1 S1, है ना, प्लस माइनस इस पोलैरिटी के साथ, यही होता है। और यहां चूंकि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर अगर जीरो होता, तो ड्रेन और सोर्स के बीच में कितना आउटपुट रेजिस्टेंस कनेक्ट होता, इनफाइनाइट, दैट इज ओपन सर्किटेड। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, तो ड्रेन और सोर्स के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस, या क्या कनेक्ट हो जाएगा, R01, है ना। अब ध्यान से देखो, S1 इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो हमने इसको ग्राउंड कर दिया भाई, S1 ग्राउंड है तो ग्राउंड कर दिया, ठीक है। और यही D1 से आप आउटपुट ले रहे हो V0, अगर देखें तो इसी नोड का वोल्टेज जो D1 है, D1 नोड का वोल्टेज ही V0 है, ठीक है। और नोड का वोल्टेज हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हमेशा ग्राउंड, देखो ये मैं बड़ा सा बना रहा हूं क्योंकि बाद में अभी देखो काम आएगा। तो देखो ये इसी नोड का वोल्टेज जो है D1 का, यही है आपका आउटपुट वोल्टेज, प्लस
किसके रिस्पेक्ट में? कभी भी नोड का वोल्टेज हमेशा दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ग्राउंड। तो दूसरा रेफरेंस पॉइंट माइनस क्या है? ग्राउंड है। इसी के क्रॉस जो वोल्टेज है यही क्या है? आपका वी आउट है। हमने दिखा दिया। अभी हमने M1 की मॉडलिंग कर ली। अब अगर ध्यान से देखो, G1 किससे कनेक्टेड है? Vin से। मतलब G1 नोड का वोल्टेज कितना है? Vin। G1 नोड का वोल्टेज Vin है, और किसी नोड का वोल्टेज हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है? मतलब ये प्लस इन है, नोड जिस नोड का वोल्टेज लिख रहे हो उसी को प्लस मानते हो, है ना। तो इस G1 नोड का वोल्टेज Vin है, तो ये नोड का वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में होगा? ऑब्वियसली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और यही तो ग्राउंड है, यही S1 ग्राउंड है, तो यही ग्राउंड है। मतलब डिफरेंस को माइनस से दिखाते हो, जिस नोड का वोल्टेज उसको प्लस मानते हो, है ना। तो इस नोड का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है? Vin, दैट इज दिस प्लस माइनस वोल्टेज इज नथिंग बट Vin, है ना। यही तो हो गया। इस नोड G1 का वोल्टेज कितना है? Vin, दैट मींस दिस प्लस दिस नोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? Vin। हमेशा नोड का पोटेंशियल किस रेफरेंस पॉइंट से मेजर किया जाता है? ग्राउंड से। तो ग्राउंड हो गया आपका माइनस इंड, और जो नोड है जिसका पोटेंशियल Vin है वो हो गया प्लस इंड। यही प्लस माइनस आपका क्या है? Vin। अब ध्यान से देखो, इन्हीं दोनों नोड के क्रॉस, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज दिस पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ कितनी है? Vin। और यहां पे देखो, इन्हीं दोनों, यही सेम नोड यहां पे, यही प्लस नोड, यही माइनस नोड यहां पे भी है, इन्हीं दोनों नोड्स के बीच में, इन्हीं दोनों टर्मिनल्स के बीच में विद दिस सेम पोलैरिटी प्लस माइनस, यहां भी ये प्लस ये माइनस, यहां भी ये प्लस ये माइनस, विद द सेम पोलैरिटी प्लस माइनस जो वोल्टेज है उसी को आप क्या करो? VG1 S1। तो यहां से एक चीज मैं लिख सकता हूं कि Vin इज इक्वल टू क्या है? VG1 S1 के बराबर है। तो यहां GM इंटू VIN भी लिख सकता हूं, इस करंट सोर्स की वैल्यू जो D1 से S1 की तरफ है। सिंपल सी बात समझ में आई। अब मैं M2 को मॉडल करता हूं, ठीक है। इतनी चीज हमने बता दी, तो इसलिए नेटवर्क थ्योरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब अगर ध्यान से देखो, M2 का जो सोर्स है वो किससे कनेक्टेड है? यही सोर्स है, ये सोर्स टर्मिनल है, यही सोर्स है, यही सोर्स है, यही क्या है? M1 का ड्रेन है D1। मतलब ये D1 इज नथिंग बट इज इक्वल टू क्या हो गया? S2 हो गया। पहली चीज, D1 इज इक्वल टू नथिंग बट S2। अब देखो, जो इसका M2 का गेट है G2, वो कहां से कनेक्टेड है? ग्राउंड से कनेक्टेड है। देखो यही तो है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है कि नहीं? तो G2 कहां से कनेक्ट हो गया? ग्राउंड से। तो देखो ये ग्राउंड, G2 इज कनेक्टेड टू ग्राउंड S1, ठीक है। S1 भी ग्राउंडेड है, G2 S1 के बराबर हो गया। अब देखो इसका D2 कहां से कनेक्टेड है? इसका D2 भी कनेक्टेड है कहां से? ग्राउंड से। तो इज इक्वल टू यही ग्राउंड क्या हो गया? D2 भी हो गया। देखो ध्यान से, D2 भी कहां से कनेक्टेड है? ग्राउंड से। अब D2 की मॉडलिंग अब करते हैं, इस M2 ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग। इसके टर्मिनल्स हमने पता कर लिए। जो दूसरा ट्रांजिस्टर उसका G2 ग्राउंड से कनेक्टेड है, D2 भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, और S2 यहां पे है। अब N MOSFET में क्या होता है? N MOSFET में क्या होता है? जो आउटपुट साइड में क्या होता है ना। देखो G2 S2 है ना, ये यही टर्मिनल क्या है? D2, यही तो G2 है, यही वाला G2 भी है, और ये आपका S2 है अगर ध्यान से देखोगे, है ना। और यही D2 भी है। तो N MOSFET में क्या होता है? ड्रेन और सोर्स के बीच में, ड्रेन से सोर्स की तरफ एक करंट सोर्स आता है, तो D2 से S2 की तरफ एक करंट सोर्स आएगा, है ना। N MOSFEट में ड्रेन से सोर्स की तरफ एक करंट सोर्स आता है, ध्यान रखना। D2 से S2 की तरफ एक करंट सोर्स होगा, कितने का? GM2 इंटू क्या? VG2S2, यही तो होगा VG2S2। और VG2S2 है क्या? अगर ध्यान से देखो, G2S2 है ना, ये प्लस माइनस, ये जो वोल्टेज है प्लस माइनस, ये G2 टर्मिनल, G2 पहले है तो मतलब ये प्लस टर्मिनल है, और S2 बाद में तो ये माइनस टर्मिनल। यही वोल्टेज तो क्या है? VG2S2 है। इन दोनों नोड्स के बीच का वोल्टेज विद दिस नोड प्लस एंड विद दिस नोड माइनस, इस प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ जो इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज है वही VG2S2 है। अब अगर ध्यान से देखो, इन्हीं दोनों नोड्स के बीच में विद दिस पोलैरिटी, दिस प्लस एंड दिस माइनस वोल्टेज क्या है? V आउट। और इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में ये G2 है, S2 है, विद G2 को पॉजिटिव लेते हैं, S2 को माइनस लेते हैं ना, तो अभी तो कहते हैं VG2S2। VGS कैसे लेते हैं? G को प्लस और S को माइनस, है ना। तो VG2S2 कौन सा पोटेंशियल है? विद दिस पोलैरिटी, इन दोनों नोड्स के बीच में पोटेंशियल है दिस प्लस एंड दिस माइनस, ये है VG2S2। और इन्हीं दोनों नोड्स के बीच में इस पोलैरिटी प्लस माइनस के साथ आउटपुट वोल्टेज क्या है? V आउट। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं क्या? V आउट इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस ऑफ VG2S2। ये लिख सकते हैं। यहां से देखो, दोनों नोड्स के बीच में वोल्टेज है, ये प्लस माइनस इस पोलैरिटी के साथ, यही वोल्टेज को कह रहे हो VG2S2, और इन्हीं दोनों नोड के बीच में इस प्लस और इस माइनस के साथ वोल्टेज को क्या करो? V आउट। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि दोनों इन्हीं दोनों नोड्स के बीच में है, पोलैरिटी दोनों की
अपोजिट है तो वी आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ VG2S2 में लिख सकता हूं, ठीक है, नेटवर्क थियरी से। इतनी बात क्लियर हुई। अब ड्रेन, और चूंकि आउटपुट रेजिस्टेंस नॉन इनफाइनाइट नहीं है क्योंकि लैम्डा क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो अब ड्रेन और सोर्स, ड्रेन D2 और सोर्स S2 के बीच में एक आउटपुट रेजिस्टेंस R0 भी आएगा, और उसको क्या लिखोगे, RO2 लिखोगे कि नहीं, RO2 लिख दिया, ठीक है। तो ये मॉडलिंग हो गई आपकी किसकी, और गेट और सोर्स के बीच में तो कोई रेजिस्टेंस आता नहीं, गेट और सोर्स तो क्या होते हैं, ओपन सर्किटेड होते हैं, तो यहाँ G2 है, यहाँ S2 है, ओपन सर्किटेड है। ये आपने मॉडल कर दिया किसका, M2 का। अब M3 का मॉडलिंग करते हैं। G3 ग्राउंड से कनेक्टेड है और S3 ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो यहां देखो G3 भी ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया और S3 भी ग्राउंड से कनेक्टेड, यही तो ग्राउंड है। G3 और S3 ग्राउंड से कनेक्ट हो गए, और D3 कहां से कनेक्टेड है, D1 से कनेक्टेड है, जहां से V0 लिया गया। तो यहां देखो, है ना, यही V0 है, इसी नोड का ऑर्डर लेते हैं, यहां से कनेक्ट हो गया D3, ठीक है, D3 यहां से कनेक्टेड हो गया, और G3 और S3 तो क्या हो गए। तो आप देखो ध्यान से, VG3S3 कितना हो गया। अब देखो हमेशा PMOS के केस में हम क्या लेते हैं, VSG लेते हैं, PMOS के केस में हम VSG लेते हैं, और NMOS के केस में VGS। और PMOS के केस में जो करंट सोर्स कनेक्ट होता है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ डायरेक्टेड होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, GM इंटू VSG होती है। और NMOS में गेट से ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट सोर्स होता है, और जिसकी वैल्यू होती है GM इंटू VGS होती है ना, तो ध्यान रखना। तो यहां देखो VS3 G3 की वैल्यू कितनी है, S3 और G3 एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, तो VS3 G3 क्या होता है, VS3 माइनस VG3। S3 और G3 सेम ही नोड हैं, तो VS3 की वैल्यू और VG3 की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, तो VS3 माइनस VG3 क्या हो गया, 0 हो गया। तो VS3 G3 क्या हो गया, VS3 G3 क्या है, VS3 माइनस VG3, और S3 और G3 सेम नोड है, यही तो नोड है दोनों, तो दोनों सेम नोड है, तो दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा, तो VS3 इज इक्वल टू VG3, तो VS3 G3 इज इक्वल टू VS3 माइनस VG3 विल बी इक्वल टू 0। अब देखो इसकी भी मॉडलिंग करते हैं। ये D3 है और ये S3 है। मैंने कहा PMOS में करंट सोर्स आएगा सोर्स से ड्रेन की तरफ, और सोर्स से ड्रेन की तरफ कितने का करंट सोर्स आएगा, सोर्स से ड्रेन S3 से D3 की तरफ आएगा, कितने का, GM इंटू VS3G3, है ना, VS3G3 VSG के बराबर। और एक आउटपुट रेजिस्टेंस आएगा किसके बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में, तो D3 और S3 के बीच में एक आउटपुट रेजिस्टेंस आ गया RO3। अब अगर ध्यान से देखो VS3 G3 0 है, तो GM इंटू VS3 G3 क्या हो गया, 0, GM तो GM3 है, ये GM3 है, ठीक है ना, ये तो नॉन जीरो होगा, ट्रांस कंडक्टेंस होगा M3 का। VS3 G3 0 हो गया, तो GM इंटू VS3 G3 0, मतलब इस करंट सोर्स की वैल्यू 0, और करंट की वैल्यू अगर 0 है तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, ओपन सर्किट से, क्योंकि ओपन सर्किट के क्रॉस करंट क्या होती है, 0, मतलब ये वाली चीज नहीं रहेगी। अब देखो इन्हीं दोनों नोड्स के बीच में प्लस माइनस वोल्टेज V आउट है, और इन्हीं दोनों नोड के क्रॉस क्या लगा हुआ है, R0O3, तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस इस पोलैरिटी के साथ वही V आउट है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही V आउट है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही क्या है, V आउट है। तो ये इक्विवेलेंट मॉडल आपका एक तरह से बन गया है ना। अगर अच्छे से मॉडलिंग करोगे, टर्मिनल्स को नाम अच्छे से दोगे, इक्विवेलेंट बनाते जाओगे, तो सिंप्लीफाई तरीके से ये आ जाएगा। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ध्यान से देखना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना, ध्यान से देखना ये रिलेशन के साथ। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ये प्लस माइनस V इन है, ठीक है, ये है आपका जो भी है G1 S1 है, और इसके बाद जो भी टर्मिनल है ये आप देख लेना। यहां पे क्या आया, एक आ गया GM इंटू V इन, मैं लिख सकता हूं VG1 S1 इज इक्वल टू V इन है। फिर उसके बाद देखो RO1 RO2 RO3 किसमें है, पैरेलल में है, तो मैं अब एक करंट सोर्स और आया कितने के बराबर, एक करंट सोर्स, ध्यान से देखो एक करंट सोर्स और मैं बना रहा हूं, क्या, GM2 इंटू VG2S2 एक करंट सोर्स है, डायरेक्टेड फ्रॉम दिस इंटू दिस इन, VG2S2 इज इक्वल टू माइनस V आउट मैं लिख सकता हूं, तो मैं इस करंट की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, करंट सोर्स की माइनस GM इंटू V आउट लिख सकता हूं। VG2S2 के लिए अगर मैं माइनस V आउट लिख दूं, तो इस करंट सोर्स की वैल्यू माइनस आप GM इंटू V आउट हो गया। अब माइनस साइन को हटाना है तो करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दो, तो क्या मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूं, क्या इस करंट सोर्स को मैंने दिखा दिया GM2 इंटू V आउट से, कोई डायरेक्ट दिक्कत,
VG2S2 की जगह माइनस वी आउट रखा तो ये माइनस ऑफ GM2 इंटू वी आउट आया और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, माइनस साइन हटाया तो करंट की डायरेक्शन क्या कर दी, नीचे, तो ये आ गया। ठीक है, और RO1 RO2 RO3 किसमें है, पैरेलल में है, तो इन तीनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, R इक्विवेलेंट, है ना, दैट इज RO1 पैरेलल RO2 पैरेलल RO3, और इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो आउटपुट है दैट इज नथिंग बट वी आउट, यही तो है। इन्हीं दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो आउटपुट है, इस RO1 के क्रॉस जो आउटपुट है या RO2 के क्रॉस जो आउटपुट है विद दिस पोलैरिटी, दिस इन प्लस एंड दिस इन माइनस, दैट इज V0, है ना। तो RO1 के क्रॉस वोल्टेज वही है जो RO2 के क्रॉस या जो RO3 के क्रॉस, और इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी वही वोल्टेज है V आउट। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज हर जगह सेम होता है, उसी को मैंने R इक्विवेलेंट कह दिया विद दिस पोलैरिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से करंट आई GM इंटू वी इन, यहां से करंट आई GM इंटू V2। ठीक है, दोनों मिलकर यहां कितनी करंट फ्लो होगी बताओ, GM इंटू वी इन प्लस GM इंटू वी आउट, यही तो करंट फ्लो होगी इसमें, इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां से करंट आई GM इंटू वी इन, यहां से आई GM इंटू वी आउट, इस नोड पे दोनों मिल गई और यहां करंट कितनी आई GM वी इन प्लस GM वी आउट, और वो इस डायरेक्शन में आई, फिर वापस आई GM इंटू वी, GM2 इंटू वी आउट यहां चली गई और GM1 इंटू वी इन यहां आ गई, ये GM1 है ना, GM1 है, ये GM1। ठीक है, ध्यान रखना उसको, GM ये आ गई। अब देखो V आउट, फिर मैं लिखता हूं क्या आएगा, मैं V आउट लिखने जा रहा हूं, V आउट निकाल लूं, फिर V आउट अपान V इन निकाल लूंगा। अब अगर ध्यान से देखो, अगर ये करंट I इस डायरेक्शन में है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा I इंटू आर से, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, दिस प्लस एंड दिस माइनस, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। तो जो ये करंट GM1 इंटू वी इन प्लस GM2 इंटू वी आउट फ्लो हो रही है इसमें, इस डायरेक्शन में, इस करंट के रिस्पेक्ट में जो I इंटू आर पोटेंशियल आएगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो दिस प्लस एंड दिस माइनस पोलैरिटी के साथ आएगा। जबकि आपको V आउट वोल्टेज चाहिए इस R इक्विवेलेंट के क्रॉस, किस पोलैरिटी के साथ, विद दिस इंड प्लस एंड दिस इंड माइनस। तो V आउट क्या हो जाएगा बताओ, R इक्विवेलेंट इंटू आपने किया GM1 इंटू वी इन प्लस GM2 इंटू क्या, V आउट। तो ये जो I इंटू आर वोल्टेज आया उसकी पोलैरिटी क्या है, प्लस माइनस दिस पोलैरिटी के साथ ये आया I इंटू आर वोल्टेज। लेकिन आपका जो V आउट है इसी R इक्विवेलेंट के अक्रॉस वोल्टेज है, लेकिन किस पोलैरिटी के साथ, प्लस माइनस इस पोलैरिटी के साथ। जबकि ये वोल्टेज आया इस R इक्विवेलेंट के क्रॉस विद दिस पोलैरिटी प्लस एंड दिस पोलैरिटी माइनस, तो V आउट क्या होगा, इसी I इंटू आर के बराबर है, लेकिन इसकी पोलैरिटी अपोजिट है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो जो GM2 इंटू वी आउट है, R इक्विवेलेंट को मैंने इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन सिंपल दिखे, RO1 पैरेलल RO2 पैरेलल RO3 है R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट RO1 पैरेलल, ये लिख देता हूं, है ना, RO1 पैरेलल RO2 पैरेलल RO3। ठीक है, अब इसको मैं लेते जाता हूं इस तरफ, है ना, ये वाला V आउट को एक साथ कर लूं, V इन को एक साथ, फिर V आउट अपान V इन, कितना आ जाएगा, V आउट अगर आप कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस R इक्विवेलेंट इंटू, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, R इक्विवेलेंट का डिवाइड मत करो, R इक्विवेलेंट को मैं इधर लेते आता हूं, V आउट अपान R इक्विवेलेंट प्लस GM2 इंटू वी आउट इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ GM1 इंटू वी इन, यही तो आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रब कर दूं, ऊपर वाला पोर्शन मैंने बनाया, आपने बना लिया होगा, अगर ध्यान से देखा होगा तो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को करने के लिए, नहीं तो यहीं पे कर देते हैं। अब यहां से देखो V आउट इज नथिंग बट 1 अपान R इक्विवेलेंट प्लस GM2 इज इक्वल टू माइनस GM1 इंटू वी इन। यहां से देखो क्या आ जाएगा गेन, मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन वाले पोर्शन को रब कर देता हूं ताकि मैं कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से कर पाऊं। अब यहाँ नेटवर्क थियरी है, जिसकी अच्छी होगी अभी तक आंसर लिख चुका होगा। यहां से V आउट अपान वी इन हमें चाहिए, V आउट अपान वी इन कितना आ जाएगा बताओ, V इन को इधर लेते आओ और इसको उधर लेते जाओ तो आ जाएगा माइनस ऑफ GM1 डिवाइडेड बाई 1 अपान R इक्विवेलेंट प्लस GM2, ये आंसर आया। अब आपका आंसर इस फॉर्म में तो है नहीं कहीं, तो थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। थोड़ा सा अरेंज बेटा कैसे करते हैं, देखो 1 अपान R इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर मैं कहूं R इक्विवेलेंट इज पैरेलल ऑफ RO1
parallel of RO2 parallel of RO3, that means 1 upon R equivalent is nothing but 1 upon RO1 plus 1 upon RO2 plus 1 upon RO3, यही तो लिखते हैं। अगर R equivalent is parallel of these three resistances, that means 1 upon R equivalent is this, है ना। तो अब देखो ध्यान से, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, माइनस ऑफ GM1 डिवाइडेड बाई 1 upon RO1 प्लस 1 upon RO2 प्लस 1 upon RO3 प्लस इसको मैं 1 upon GM2 लिख सकता हूं। रेजिस्टेंस के फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूं इसको 1 upon GM2 इज अ रेजिस्टेंस, 1 upon GM इज ए ट्रांस कंडक्टेंस, 1 upon GM इज ए रेजिस्टेंस। तो मैंने इसको GM2 को क्या लिख दिया, 1 upon GM2, तो ये GM2 के बराबर ही है, लेकिन अब ये क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया 1 upon R के फॉर्म में। जैसे ये 1 upon R के फॉर्म में, 1 upon R के फॉर्म में, वैसे ये भी 1 upon GM2। 1 upon GM2 इज अ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ ए ट्रांस कंडक्टेंस, 1 upon GM इज अ रेजिस्टेंस, और 1 upon ये रेजिस्टेंस, 1 upon रेजिस्टेंस 1। अब अगर ध्यान से देखो, मैं एक R इक्विवेलेंट डैश ले लूं, कह दूं ये RO1 पैरेलल RO2 पैरेलल RO3 पैरेलल RO4 है, इसको 1 upon GM2 को मैं RO4 ले लूं, 1 upon GM2 को, तो अगर मैं कहूं R इक्विवेलेंट डैश एक रेजिस्टेंस है जो पैरेलल है RO1 पैरेलल RO2 पैरेलल RO3 पैरेलल ये R4 है, 1 upon R4 लिखा है, 1 upon GM2, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, 1 upon R इक्विवेलेंट डैश इज नथिंग बट इक्वल टू 1 upon RO1 प्लस 1 upon RO2 प्लस 1 upon RO3 प्लस 1 upon GM2, है ना। अगर RO1 RO2 RO3 और 1 upon GM2 ये भी एक रेजिस्टेंस है, अगर ये चारों RO1 RO2 RO3 RO4 पैरेलल में हैं, तो 1 upon इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट डैश है, तो 1 upon R इक्विवेलेंट डैश इज 1 upon RO1 प्लस 1 upon RO2 प्लस 1 upon RO3 प्लस 1 upon RO4 इज नथिंग बट 1 upon GM2, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसको मैं रब कर दूं, अरेंजमेंट का काम है बस, और कुछ नहीं है ना, जिसने ध्यान से देख लिया वो कर सकता है। अब यहां पे यही चीज तो लिखी हुई है, तो अब मैं देखो इसको भी रब कर देते हैं, यहां से मैं आंसर निकाल लेता हूं। अब देखो V आउट अपॉन V इन कितना आ गया, माइनस ऑफ GM1 डिवाइडेड बाई, ये क्या है, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है 1 upon R इक्विवेलेंट डैश, तो यहां से आएगा माइनस GM1 इंटू R इक्विवेलेंट डैश इज योर आंसर। GM इंटू RC के फॉर्म में आंसर आता था कि नहीं, आउटपुट का, है ना। गेन का आप हमेशा GM इंटू RD के फॉर्म में, है ना। अगर आपका कॉमन सोर्स एम्पलीफायर होता था तो उसका गेन हमेशा माइनस GM इंटू RD के फॉर्म का आता था, वही फॉर्म में आ गया माइनस GM इंटू R के फॉर्म का। और R इक्विवेलेंट डैश है क्या, दिस इज नथिंग बट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RO1 RO2 RO3 ये, तो इसी को मैं रिप्लेस कर दूं माइनस GM1 इंटू व्हाट, RO1 पैरेलल विद RO2 पैरेलल विद RO3 पैरेलल विद 1 upon GM2, यही कौन सा आंसर करेक्ट है, R1 पैरेलल 1 upon GM2 पैरेलल RO2, ये C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट का काम था, है ना, इसको मैंने 1 upon GM2 लिख दिया, तो ये 1 upon RO1 1 upon RO2 1 upon RO3 1 upon RO4 है, एंड दैट मीन्स अगर R इक्विवेलेंट में मानो दिस तीन चारों का पैरेलल है, आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए था, 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 प्लस 1 upon R4 लिखा है, इसका मतलब एक R इक्विवेलेंट डैश होगा जो R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3 पैरेलल R4 होगा, एंड 1 upon R इक्विवेलेंट डैश विल बी 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 प्लस 1 upon R4 होगा, और यही ये लिखा है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 1 upon R इक्विवेलेंट डैश लिखा हुआ है, और ये ऊपर गया तो इतना, और R इक्विवेलेंट डैश है कितना, इन्हीं चारों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इससे रिप्लेस कर दिया, ये आंसर सी आ गया ना। तो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। तो जब भी मल्टीपल ट्रांजिस्टर आए, टर्मिनल्स का हमेशा G1 S1 आप नाम दे दिया करो, कौन ड्रेन टर्मिनल कौन सोर्स, और मॉडलिंग जब करते हो तो मॉडलिंग में बस ये ध्यान रखना है, गेट और सोर्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, चाहे कोई भी मॉसफेट हो, P हो या N हो, ड्रेन और सोर्स के बीच में एक करंट सोर्स आता है और एक आउटपुट रेजिस्टेंस आता है, यही आपको कनेक्शन करना है ना। जिस ट्रांजिस्टर का उसका ट्रांस कंडक्टेंस GM यूज करेंगे,
एन मॉस के केस में जीएम इंटू वीजीएस का करंट सोर्स आता है ड्रेन से सोर्स की तरफ, और पी मॉस में जीएम इंटू वीएसजी का करंट सोर्स आता है सोर्स से ड्रेन की तरफ, है ना। और एक आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट आता है अगर लैम्डा नॉन जीरो है, और वो कनेक्ट होता है हमेशा ड्रेन और सोर्स के बीच में। यही कनेक्शन आपको बनाते जाना है। तो सबसे पहले कौन से किसका क्या टर्मिनल है वो आइडेंटिफाई करो, फिर कनेक्शन करते जाओ, फिर फाइनली कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे ये डायग्राम जिसने बना लिया सही से, फिर तो नेटवर्क थियरी थी, कुछ था ही नहीं, और अरेंजमेंट था और कुछ नहीं था, है ना। ये सारे कैलकुलेशन में देख के यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेता। अगर नेटवर्क थियरी आपकी अच्छी है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन आप इजीली सोच पाते हैं कि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, सीरीज में कैसे लिखते हैं, तो आप यहीं पे आंसर मिल गया होता। यहीं पे जैसे मैंने ये लिखा यहीं पे आंसर था, है ना। सिंपली उसी को मैंने सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दिया है। और हमेशा सबसे पहले उसका मॉडलिंग करना है जहां पे इनपुट अप्लाइड है, उस ट्रांजिस्टर का, है ना। ऐसा नहीं कि लेफ्ट से मूव करना है राइट की तरफ, ऐसा नहीं। जिस ट्रांजिस्टर पे इनपुट अप्लाइड है वीन, एसी सिग्नल जहां पे वीन अप्लाइड है, उस ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग, उस मॉसफेट की मॉडलिंग सबसे पहले करनी है। बाकी उसके साथ फिर एड अप करते जाओ, मॉडलिंग बनाते जाओ, है ना। और जो टर्मिनल्स आपस में कॉमन है उनको इक्वेट करते जाओ कि ये यही सेम टर्मिनल है, S3 इज सेम है, G3 इज सेम है, G2 इज सेम है, S1 इज सेम है, G2 इज सेम है, G2, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। और डीसी सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो 2019 का क्वेश्चन लेने वाला हूं उसकी डीसी एनालिसिस अपने आप में एक क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत रेयर लोगों ने करके आ पाए होंगे, एक आध दो लोग शायद। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने में और ज्यादा टफ है। फिर उसकी एसी एनालिसिस करेंगे, वो भी उतनी ही क्रिटिकल और टिपिकल है। तो ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होता है, आपका ब्रेन और ड्रिल होता है, आपको नई नई चीजें सोचने का डायरेक्शन मिल जाता है। तो अगला जब टफ क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग ज्यादा अप्लाई हो पाता है कि हाँ मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, इसमें ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं ऐसे अप्रोच कर सकता हूं। तो जो टफ क्वेश्चन को आप ज्यादा डेप्थ में जाके एनालाइज कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें एक साथ सीखते हो, और जब अगला क्वेश्चन कोई थोड़ा सा ट्रिक आता है तो उसको आप भांप लेते हो और आप चीजें अप्लाई करके कर पाते हो। इसीलिए थोड़े ड्रिलिंग क्वेश्चन भी जरूरी होते हैं। उस क्वेश्चन को लूंगा, ऑलमोस्ट 1 घंटे का डिस्कशन वो होगा, और उसमें आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी, एकदम लॉजिकली उसको प्रूफ करके सब कुछ निकालेंगे, और वो लॉजिक्स आपको और बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करने में बहुत हेल्प करेगा। और उस लॉजिक्स का यूज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल होंगे, और उसका प्रॉपर सोल्यूशन अभी आप देख लेना कहीं पे, लॉजिकल सोल्यूशन जिसमें आप एकदम क्लियर हो जाओ कि हाँ ये जो लिखा है एकदम ट्रू लिखा है और विद दिस लॉजिक लिखा है, नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक मल्टीपल मॉसफेट के और क्वेश्चन के साथ, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम ओपैम्प शुरू करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को बहुत इजी भी लगता है, लेकिन वहां से बहुत ट्रिकी और बहुत टिपिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। उसको सॉल्व करेंगे, ओपैम्प को सीखना थोड़ा शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जहां जिस एरिया से आते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम डिस्कस कर सकते हैं, सारा डिटेल में तो नहीं। डिटेल के लिए आपको फुल कोर्स लेना पड़ेगा ना, जहां पे सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस इन डिटेल विद लॉजिक्स एंड विद ए लॉट ऑफ एग्जांपल्स। यहाँ पे हम जो टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे, जो एग्जांपल्स जरूरी हैं उन्हीं को करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में 2019 गेट के क्वेश्चन के साथ। बहुत ही ड्रिलिंग क्वेश्चन, 4 मॉसफेट का क्वेश्चन है वो, और उसको हम सॉल्व करने की इजीली तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।